एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर जिसने अपोजिशन को जेल भेज दिया, पूरी मीडिया को चुप करवा दिया, जनता पर ज़बरदस्ती इमरजेंसी थोपी। कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि वो एक डिक्टेटर थी जिसे देश से ज़्यादा अपनी कुर्सी प्यारी थी। लेकिन सच अगर अधूरा पता चले तो वो भी झूठ ही लगता है, क्योंकि वही थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वही थी जिसने भारत को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाया। उसकी कहानी सिर्फ जीत और ताकत की नहीं, बल्कि कई अंधेरों और सवालों से भरी हुई है। ये कहानी है इंडिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा की अर्ली लाइफ बहुत ही नॉर्मल रही। साल 1930 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी की और साल 1942 में उनकी शादी फिरोज गांधी से हो जाती है। लेकिन इंदिरा की लाइफ तब तक ही नॉर्मल रही जब तक वो इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती। उनके पिता यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बनते हैं देश के, तो इंदिरा गांधी उनकी पर्सनल असिस्टेंट बनती हैं और फिर साल 1959 में वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन जाती हैं। कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनने के बाद पार्टी में उनकी पहचान थोड़ी बढ़ जाती है और फिर साल 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बन जाती है। पीएम बनने के 3 साल बाद आता है साल 1969 और इस साल 2 ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट थे। पहला इंसिडेंट था बैंक नेशनलाइजेशन। उस समय तक की जो बैंक होती थी वो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में थी और इस वजह से बैंक्स जो थी वो छोटे किसानों को, आम आदमियों को, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को इनको लोन देने से बचते थे। अब हुआ ये कि देश पहली बार किसी महिला प्रधानमंत्री को देख रहा था और इंदिरा गांधी चाहती थी कि उन्हें पब्लिक का फुल सपोर्ट मिले, यानी बेसिकली वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी प्रमोट करना चाहती थी और ऐसा हुआ भी। पब्लिक ने इस मूवमेंट को काफ़ी सराहा, उनका काफ़ी सपोर्ट किया और इंदिरा गांधी की एक गरीबी हटाओ वाली इमेज बन गई। लेकिन इंदिरा गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी शायद कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स को पसंद नहीं आई। इस सीनियर लीडर्स में कुछ नाम थे जैसे कि मोरारजी देसाई, निजालिंगप्पा, कामराज एक्सेट्रा। इन्हें सिंडिकेट कहा जाता था। अब हुआ ये कि उस समय राष्ट्रपति बनने के लिए 2 नाम सामने आते हैं, वीवी गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी। वीवी गिरी को जो है इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही थी और नीलम संजीवा रेड्डी को सपोर्ट कर रहा था सिंडिकेट। सिंडिकेट बेसिकली ये चाहता था कि नीलम जो है राष्ट्रपति बने, लेकिन इंदिरा गांधी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है पार्टी पर उस समय और किसी तरीके से इंदिरा गांधी वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाने में सफल हो जाती है। इस बात के चलते कांग्रेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, होना ही था। अब मोरारजी जैसे लोगों की बात ना मानी जाए, वो भी पार्टी के सीनियर लीडर्स होने के बावजूद, तो भला क्या होना था। आखिर कुर्सी तो मोरारजी को भी चाहिए थी। कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट जाती है, कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन यानी जो सिंडिकेट का ग्रुप था और कांग्रेस आर यानी रिक्विजिशन जो इंदिरा गांधी का ग्रुप था। अब सिंडिकेट को लगा कि पार्टी टूटने की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार को झटका जरूर लगेगा, लेकिन ये सोच इनकी गलत थी, क्योंकि होता इसका बिल्कुल उल्टा है। बैंक नेशनलाइजेशन की वजह से इंदिरा गांधी को पब्लिक सिंपैथी तो मिल ही रही थी और उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ ही रही थी। लेकिन फिर आता है साल 1971 और ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोह होना शुरू हो जाते हैं। हुआ ये कि आज़ादी से पहले जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बंगाल का हिस्सा था और इसी वजह से वहाँ के लोग ज़्यादातर बंगाली भाषा ही बोलते थे और वेस्ट पाकिस्तान यानी जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ के लोग बांग्लादेश के लोगों को बहुत नीची निगाहों से देखते थे। वो कहते थे देखो हम 6-6 फीट के हैं, ये हमसे छोटे हैं, हम गोरे हैं बढ़िया और ये काले हैं, और तो और इनकी भाषा भी हमसे मैच नहीं करती। वो कभी बांग्लादेश के लोगों को अपना हिस्सा मानते ही नहीं थे। और अगर किसी देश की मानसिकता अगर इतनी गिर जाए कि वो रंग, भाषा, कद के आधार पर अगर भेद करने लग जाए तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और आज अगर बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहे हैं तो वो पाकिस्तानियों की इन्हीं मानसिकता के कारण हो रहे हैं और ये तो होना ही था। जो लोग कल बांग्लादेश के लोगों को सिर्फ इस वजह से दुत्कार रहे थे क्योंकि उनकी भाषा उनसे अलग है, उनकी जाति उनसे अलग है, वही विद्रोह आज शिया और सुन्नी के बीच में है। बांग्लादेश में जब विद्रोह होना शुरू हुए तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी वहां भेजी और विद्रोहियों को मारने का ऑर्डर दे दिया। अपने ही देश पर ऐसा अत्याचार, वो सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने ऑफिशियली 30,000 महिलाओं का रेप कर दिया अपने ही देश के अंदर। अब आप सोचिए कि कोई देश भला कितना गिर सकता है, किसी देश की मानसिकता भला कितनी गिर सकती है। इसी सब के चलते लगभग 1 लाख लोग भारत में शरण लेने आने लगे बांग्लादेश से। इस वजह से इंडिया पर सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ने लगा। इधर पाकिस्तान को भी लगने लगा कि इंडिया इसमें इंटरफेयर जरूर करेगा। इस वजह से उसने 3 दिसंबर 1971 को इंडिया पर अटैक कर दिया, जिसके जवाब में इंडिया ने भी पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। ये युद्ध सिर्फ 13 दिनों तक चला और इंडियन सोल्जर्स ने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर करवा दिया। इसी के बाद बांग्लादेश को एक नया देश अनाउंस कर दिया जाता है और इसका इंदिरा गांधी की इमेज पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और लोग उन्हें माँ दुर्गा या आयरन लेडी कहने लगते हैं, क्योंकि इसके पहले देश के अंदर कोई भी नेता ऐसा नहीं हुआ था जिसने देश को इतनी बड़ी जीत दिलाई हो। जीत की हवाएं शांत ही हो पाती हैं कि फिर आ जाता है साल 1974 और इस साल इंडिया अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट यानी कि स्माइलिंग बुद्धा कर देता है। अमेरिका और अदर कंट्रीज के इतने ऑब्जेक्शन लगाने के बावजूद इंदिरा पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है
और वो पूरी तरह से कामयाब रहती हैं इस न्यूक्लियर टेस्ट को करवाने में। यहाँ पर एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि इंदिरा गांधी के समय में देश मजबूत हाथों में था, जवान हाथों में था, क्योंकि इंदिरा गांधी जो भी डिसीजन ले रही थी उन्हें लेना इतना आसान नहीं था। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उस टाइम के बीजेपी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि कांग्रेस के अपोजिशन लीडर भी थे, उन्होंने भी उन्हें माँ दुर्गा का रूप कहा था। अब इतना सब होने के बाद इंदिरा अपने पॉलिटिकल करियर के पीक पर थी। उन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं थी, न सिंडिकेट के, न ही किसी अपोजिशन लीडर्स के, और तो और उन्हें पब्लिक सिंपैथी भी भर भर के मिल रही थी। लेकिन इसी टाइम पर शायद थोड़ा गुरूर आ गया इंदिरा गांधी के अंदर, और उन्हें लगने लगा कि इंडिया और इंदिरा एक ही चीज़ है, बस आर का फर्क है बस। और इसी टाइम पर उन्होंने नारा दिया कमिटिंग ब्यूरोक्रेसी। लेकिन कमिटेड किसके प्रति ये नहीं बताया, यानी इनडायरेक्टली उनका कहना यह था कि मैं जो भी ऑर्डर्स देती हूँ एज इट इज फॉलो करो, मुझसे सवाल जवाब मत करो। और इस समय इस नारे का काफी विरोध भी हुआ, लेकिन जिसको अमेरिका ना डरा पाया हो उसको अपोजिशन लीडर कैसे डराते भला। और अगर किसी नेता को इतना पब्लिक सपोर्ट मिल जाए और साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री भी हो, तो उसके अंदर थोड़ा गुरूर तो आना लाजमी था, और शायद इंदिरा के अंदर भी वो थोड़ा सा गुरूर तो आया था। सिंडिकेट यानी जेपी नारायण और मोरारजी देसाई इंदिरा को रिप्लेस करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई भी मौका मिल नहीं रहा था। फिर समय बीता और उन्हें ये मौका भी मिल गया। 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ही माइनर गलती के लिए, एक छोटी सी गलती के चलते, इंदिरा गांधी की लोकसभा चुनाव में जो जीत हुई थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। अपोजिशन का कहना था कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से ये जीत हासिल की है, और हाईकोर्ट की इस डिसीजन के चलते उनकी पीएम की कुर्सी तक भी जा सकती थी। जेपी नारायण ने इसे एक मौके की तरह देखा और इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आंदोलन छेड़ दिया। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स, यूथ और आम जनता इकट्ठा हुई। देश भर में हड़तालें, रेल रोको और रैलियां हो रही थी। 1971 के बाद इंडिया की इकोनॉमी भी काफी तेजी से गिर रही थी और भारत में बेरोजगारी भी बहुत बढ़ रही थी। जेपी नारायण ने डायरेक्ट पुलिस और आर्मी से कहा कि आप डायरेक्ट ऑर्डर्स जो आ रहे हैं उनको डिसोबे कर दो, गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर्स आपको देती है उन सबको डिसोबे कर दो। इसी सब के चलते 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से कहकर इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी। जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, मीडिया सेंसरशिप चली जाती है। सारे पॉलिटिशियन जो थे बड़े बड़े, जैसे कि जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स भी छीन लिए गए। ये इमरजेंसी 2 साल तक चलती है, लेकिन इसी टाइम पर जेपी नारायण एक बार फिर से आगे आते हैं और उनके आंदोलन के चलते और पब्लिक प्रेशर में आकर इंदिरा गांधी को इमरजेंसी हटवानी पड़ती है, और एक बार फिर उन्हें अनाउंस करना पड़ता है कि 1977 में फिर से चुनाव होंगे। इसी सब के चलते इमरजेंसी को हटवाने का सबसे बड़ा क्रेडिट जेपी नारायण को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि इमरजेंसी हटवाने में तो जेपी नारायण का योगदान था, लेकिन इमरजेंसी लगी क्यों आखिर? इमरजेंसी लगी भी जेपी नारायण की ही वजह से थी। अब अगर कोई भी अपोजिशन लीडर पुलिस को, आर्मी को ऐसे भड़काएगा कि आप डायरेक्ट डिसोबे कर दीजिए गवर्नमेंट का ऑर्डर, तो कोई भी सत्ता भला क्या करेगी? फिर इंदिरा गांधी की जगह पर अगर जेपी नारायण भी होते तो यही करते, उन्हें भी इमरजेंसी लगानी ही पड़ती, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर रहे हो। इसलिए इमरजेंसी लगवाने का क्रेडिट जितना इंदिरा गांधी को जाता है उतना जेपी नारायण को भी जाता है। जनता पार्टी की सत्ता में आते ही 21 मार्च 1977 को ऑफिशियली इमरजेंसी को हटवा दिया जाता है। खैर इसी टाइम पर इमरजेंसी के दौरान फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन भी चलवाया गया, जिसे संजय गांधी लीड कर रहे थे। इस मूवमेंट में लोगों को पकड़कर विदाउट उनके कंसर्न के उनकी नसबंदी करवाई जा रही थी। और इस टाइम पर एक बात और गौर करने वाली है कि संजय गांधी के पास उस समय तक कोई भी ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, तो फिर संजय गांधी इसे भला लीड कैसे कर रहे थे, क्यों लीड कर रहे थे? ये पॉइंट सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई इंदिरा गांधी एक तानाशाह थी। खैर इस बारे में अगर डिटेल से आपको जानना हो तो यहाँ इस वीडियो में हमने बात की है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मोरारजी देसाई के पीएम बनने के बाद इंदिरा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उन्हें एक बार फिर से पब्लिक सिंपैथी मिलने लगी, क्योंकि इमरजेंसी के अलावा कई ऐसे काम थे जिन्हें इंदिरा गांधी ने किया था और देश को फायदा भी हुआ था। इंदिरा की पॉपुलैरिटी को कम करना इतना भी आसान नहीं था, और यही कारण था कि साल 1980 में वो फिर से प्रधानमंत्री बन जाती हैं देश की। लेकिन इसी साल जून 1980 में उनके बड़े बेटे संजय गांधी की मौत हो जाती है एक प्लेन क्रैश में। ये पीक पॉइंट था इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल करियर का। किसी भी अपोजिशन लीडर में या सिंडिकेट में इतनी ताकत नहीं थी कि इंदिरा गांधी की सत्ता में रहते हुए उन्हें हटा सके। इसी सब के चलते कई लोग तो उन्हें माँ दुर्गा का अवतार भी कहने लगे। उन्हें पब्लिक सिंपैथी भी बहुत मिल रही थी। लेकिन फिर आता है साल 1982 और पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। उस समय इंटेलिजेंस का कहना यह था कि इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने में इंडिया का हाथ था और ये चीज पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुई थी। इन्हीं सब के चलते पंजाब में कुछ विद्रोही दल जैसे कि अकाली दल पंजाब को इंडिया से अलग करने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि पंजाब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा इंडिया से अलग होकर, और उसका नाम खालिस्तान होगा, ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश का हुआ था। लेकिन देखा जाए तो खालिस्तान बनने की मांग में और पाकिस्तान बनने की मांग में कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं था। पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ भारत से क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम लोग ज्यादा थे, और पंजाब इसलिए अलग होना चाहता था भारत से क्योंकि वहाँ पर पंजाबी लोग ज्यादा हैं, सिख लोग ज्यादा हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया होता और पंजाब इंडिया से अलग हो गया होता
तो आज पंजाब का भी वही हाल होता जो इस समय पाकिस्तान का है, क्योंकि जो लोग अपने आप को सिर्फ सिख मानकर पंजाब को इंडिया से अलग करना चाहते थे, क्या भरोसा है कि कल वही लोग अपनी ही जात में भेदभाव नहीं करते। वैसा ही जैसा इस समय पाकिस्तान के अंदर हो रहा है शिया और सुन्नी के बीच में, उसी सब के चलते ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। जिस तरह पहले लड़ाई हिंदू और मुस्लिम के बीच में थी और पाकिस्तान टूटने के बाद यही लड़ाई आगे चलकर शिया और सुन्नी की हो गई, इसी तरह जो लोग तब सिख बनकर अलग होते वो फिर आगे चलकर जाट, रमदसिया, खत्री इनमें टूटना ही पड़ता, क्योंकि शुरुआत टूटने से हुई थी। अब 1982 में ये जो विद्रोह हो रहे थे, यही विद्रोह आगे चलकर 1984 में बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं और इनका जो एक मेन लीडर था भिंडरवाल, वो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लेता है और कई सारे हथियार जो है वो स्वर्ण मंदिर में इकट्ठा करने लगता है। फिर आगे चलकर जो भी मूवमेंट होते थे वो सारे मूवमेंट्स बैठकर स्वर्ण मंदिर से ही ऑपरेट करता था। उसने कई नागरिकों की हत्या करवा दी, कई पुलिस वालों की हत्या करवा दी और ये अब जरूरी हो गया था कि उन्हें अब साफ कर देना चाहिए। इसी को सॉल्व करने के लिए 1 जुलाई 1984 को इंदिरा गांधी के कहने पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। आर्मी ने चारों तरफ से टेंपल को घेर लिया और 5 से 6 जून की रात को मंदिर पर अटैक कर दिया। इस हमले में भिंडरवाल और उसके साथी मारे गए और 7 जून 1984 को इंडियन आर्मी ने टेंपल जो है अपने कब्जे में ले लिया। इस हमले में लगभग 83 इंडियन सोल्जर शहीद हुए और लगभग 4 से 5 हजार टेररिस्ट और आम आदमियों की मौत हुई। पंजाब के अंदर कई लोगों ने इस हमले को अपने धर्म का और अपना अपमान समझा, लेकिन जिन्होंने इसे अपने धर्म का अपमान समझा उनमें और खालिस्तान की जो मांग कर रहे थे उनमें कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही खुद को सिख मान रहे थे। एक खुद को सिख मानकर खालिस्तान की मांग कर रहा था, जबकि दूसरा खुद को सिख मानकर इसे अपने धर्म का और अपना अपमान समझ रहा था। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ होता कि खालिस्तान एक नई कंट्री बनता तो हमें फिर से वही सब देखने को मिलता है जो हमें तब देखने को मिला था जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था। इतना पाकिस्तान से इंडिया के अलग होने पर हजारों लोग जिंदा काट दिए गए। क्या भरोसा है कि जब खालिस्तान अलग हुआ होता इंडिया से तो वो सब ना हुआ होता? तब जो हजारों लोग मरते, हजारों लोगों की हत्याएं होती, क्या उनकी जिम्मेदारी आपका धर्म लेता? माना कि ये कहीं से ठीक नहीं था कि गोल्डन टेम्पल के अंदर ऑपरेशन किया जाए, लेकिन ये कौन लोग हैं जिन्होंने उन्हें मंदिर में घुसने दिया, उन्हें परमिशन दी कि आप मंदिर में हथियार रख सकते हो? क्या तब ये सिखों का अपमान नहीं था? क्या उनके धर्म का अपमान नहीं था? कभी कभी ऐसा होता है कि बहुतों को बचाने के चक्कर में कुछ लोगों की जान जाती है। माना कि ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है इंदिरा गांधी के मन में भी ये थॉट आए हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आया ही होगा, बट हो सकता है आया हो, लेकिन बावजूद इसके उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इसी इंसिडेंट के थोड़े दिन बाद 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। और ये आग यही नहीं थमी। इंदिरा गांधी की मौत के बाद दंगे और बढ़ गए थे। मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, इस सारे जगह पर सिखों को पकड़ पकड़ कर मारा जाने लगा। उन्हें जिंदा काट दिया जाता था और कई जगह पर तो उन्हें जिंदा जला भी दिया गया। और ऐसा नहीं कि जिन्होंने उस समय सिखों को जलाया या मारा वो बहुत बड़े देशभक्त थे, नहीं, क्योंकि अगर देशभक्त होते तो वो सिखों को जलाते नहीं बल्कि बचाते। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे सिखों की तो कभी मांग ही नहीं थी खालिस्तान। बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने खालिस्तान की मांग की थी। लेकिन इस पूरी घटना के दौरान देशभक्त बस कुछ ही लोग थे, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया, इतने लोगों की हत्याएं हो गई, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, लेकिन क्या देश में कुछ बदलाव आया? नहीं। अब इन सारी घटनाओं के चलते कुछ लोग इंदिरा गांधी को डिक्टेटर मान सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ लोग उनके डिसीजन लेने की क्षमता को देखते हुए उन्हें माँ दुर्गा का रूप भी मान सकते हैं। लेकिन कुछ भी मानूं, एक बात तो पक्की है कि जैसे डिसीजन इंदिरा गांधी ने लिए वैसे डिसीजन आज तक कोई भी नेता नहीं ले पाया है। उन डिसीजन के चलते बेशक कई चीज़ें अमानवीय हुई, कई चीज़ें काफ़ी गलत हुई जो नहीं होनी थी, लेकिन कुछ ठोस कदम भी देश उठा सका। इंदिरा गांधी का नाम लें तो सिर्फ स्टेरिलाइजेशन, ऑपरेशन ब्लू स्टार या इमरजेंसी याद आए तो ठीक है, लेकिन फिर हमें न्यूक्लियर टेस्ट और बांग्लादेश ये सब भी याद रखना चाहिए। लेकिन फिर भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। खैर, इंदिरा गांधी डिक्टेटर थी या नहीं थी, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो इसको शेयर करो सबके साथ। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।